हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। अभी तक हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। रिलेशन को समझ लिया, फंक्शन को समझ लिया, रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 2.3 का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ रियल फंक्शंस के बारे में और उनके ग्राफ के बारे में, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। रिलेशन की जब बात करते हैं तो रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। और रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी दिखाते हैं, एरो डायग्राम से भी दिखाते हैं, है ना। तो जब फंक्शन की बात होती है, फंक्शन के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन को हम लोग एक रूल के तहत यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि हम फंक्शन को एक रूल के फॉर्म में लिखते हैं और फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ रियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और देखते जाइए एक एक फंक्शन का हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं और एक एक फंक्शन को हम लोग समझते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, कैसे फंक्शन होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये चैप्टर आपका क्लास 12th में भी है, तो क्लास 12th में जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं वो मैपिंग के बेसिस पर होता है। यहाँ पर जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो ग्राफ के बेसिस पर है ना। तो वेरी फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अच्छा नाम से ही क्लियर है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल। क्या होता है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा, है ना। जुड़वा कह सकते हैं, जुड़वा कह सकते हैं। मतलब एक वैल्यू जैसी है दूसरी वैल्यू भी वैसी होगी, बिल्कुल साथ साथ चलेगी, एक जैसे चलेगी, है ना। ये क्या होता है? मान लो कि कहीं पर आपको दिया गया है fx इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी फंक्शन को शो करेगा। कैसे करेगा? जब आप x की वैल्यू डालोगे तो fx की वैल्यू मिलेगी आपको। सपोज दैट हमने x की वैल्यू 1 लिया तो fx क्या होगा? fx भी 1 होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल चल रहा है, जैसा ये है वैसा ही है। अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो हमें fx की वैल्यू क्या मिलेगी? fx की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। जब हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो हमें fx की वैल्यू क्या मिलती है? fx की वैल्यू हमें 3 मिलती है। सेम कंडीशन, अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो हमें fx की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू -1 ले लें तो fx की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो हमें fx की वैल्यू -2 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 1.2 ले लें तो हमें fx की वैल्यू 1.2 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू -1.5 ले लें तो हमें fx की वैल्यू -1.5 मिलेगी। मतलब जैसी वैल्यू आप डालोगे वैसी वैल्यूज आपको मिलती हुई चली जाएंगी, इसीलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिकल फंक्शन। जो x डालोगे वही fx होगा, है ना। इतनी बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा, ग्राफ आपको प्लॉट करना आता होगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। उधर x हो गया, इधर x डैश होगा, इधर y है तो इधर y डैश होगा, है ना। ऐसे चलता है। यहाँ बीच में ओरिजिन होता है यानी 0 होता है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, -1 -2 -3 -4, इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ऐसे आगे ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है और ऊपर वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड में, और नीचे वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो जब हमने x रखा था तो हमें fx क्या मिला था? 1 मिला था। और एक बात और आपको बता दूं, जो आपका fx होता है ना, अलोंग द y एक्सिस होता है, यानी यही आपका fx है। ये आपका क्या है? ये आपका fx है।
और ये यहाँ पर आप x की वैल्यू डालते हो। x एक्सिस पे हम लोग x की वैल्यू डालते हैं तो हमें fx कहाँ मिलेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा। तो ये जो आपका fx लिखा गया इसी को हम y भी लिख सकते हैं, है ना। तो y इक्वल टू fx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो fx हमें 1 मिलता है, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो fx हमें 1 मिला, यानी कि ये पॉइंट हमें मिलेगा 1 1, है ना। जब हम 2 लेते हैं तो हमें 2 मिलता है, लो भाई 2 लिया तो हमें 2 मिल गया। जब हमने 3 लिया तो हमें 3 मिला, ये 3 है। जब हमने 3 लिया तो हमें क्या मिला, 3 मिला। ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, x को। ये किसको शो कर रहा है, fx को, है ना। जो वैल्यू हमने x का लिया था वही हमें fx मिला है। सेम कंडीशन ऐसे निगेटिव वाले में चलेगी। जब आप -1 लोगे तो आपको -1 मिलेगा, जब आप -2 लोगे तो आपको -2 मिलेगा, जब आप -3 लोगे तो आपको -3 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर हम इनको प्लॉट कर दें, ऐसे खींच दें इसको, इसे मिला दें, इसको इन डॉटेड पॉइंट्स को मिला दें अगर हम, तो हमें ये लाइन मिल जाती है। तो आइडेंटिकल फंक्शन यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से होकर जाता है। मतलब यहां से मूल बिंदु जिसको कहते हैं, ओरिजिन से होकर जाता है ना। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से समझ गए होंगे कि जो वैल्यू हम डालेंगे वही वैल्यू अगर हमें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। आगे जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से ही आएगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो वहाँ पर कुछ नया नहीं होता है, बस यही होता है कि जब हमने 1 को रखा था 1 मिला, 2 को रखा था 2 मिला, 3 को रखा था 3 मिला, है ना। जो वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू अगर हमें मिलती है तो वो हो जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। बाकी और कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो हम लोग क्लास 12 में जब पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, तो वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन और रेंज क्या होगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है। एक तो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपका हो गया। दूसरा डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ऐसे ही रेंज की अगर हम बात करें, फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज defined, then set of values of fx is called range। x के जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन होता है उसी में fx की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम लोग रेंज कहते हैं, है ना। तो देखो भाई, अगर इस फंक्शन का हम डोमेन निकालें, यहां पर मैं लिखता हूं, अगर इस फंक्शन का मैं डोमेन लिखूं तो डोमेन क्या होगा। आप इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो मैंने यहां पर एक फंक्शन लिया, इसमें आप x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 डेसिमल वाले सारे नंबर आप ले सकते हो। मतलब हम इसमें ऑल रियल नंबर्स को x की प्लेस पर पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स। रेंज की अगर हम बात करें तो देखो रेंज में क्या हो रहा है, जो वैल्यू आप डाल रहे हो वही मिल रहा है। इसका मतलब रेंज इसका हो जाएगा आपका रियल नंबर्स, है ना। तो डोमेन और रेंज इसका होगा रियल नंबर, ठीक है ना। यहां पर जो फंक्शन आपका दिया गया था, इसको अगर हम नोटेशन दे तो इसको हम लिख सकते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर। इसका डोमेन रियल नंबर होगा, को डोमेन भी रियल नंबर होगा। ध्यान रखा, ये को डोमेन है, रेंज नहीं है, को डोमेन है ना। तो फर्स्ट सेट आपका डोमेन होता है, सेकंड सेट आपका को डोमेन होता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। आइडेंटिटी फंक्शन में कुछ नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, जो वैल्यू आप डालोगे वही वैल्यू आपको मिलती है। और इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से होकर एक स्ट्रेट लाइन आप खींचोगे तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे आइडेंटिटी फंक्शन था, उसको हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में हम लोग कहते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू सी हो, सी क्या है आपका? एनी कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो सी आपका एक कांस्टेंट है। इसी को हम y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि एफ एक्स आपका एलॉन्ग टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। अब ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि आप x की वैल्यू 1 लोगे तो एफ एक्स आपका सी मिलेगा, मतलब कांस्टेंट मिलेगा। x इक्वल टू 2 लोगे तो भी आपका एफ एक्स सी मिलेगा। x इक्वल टू 3 लोगे तो भी आपका एफ एक्स सी मिलेगा। एक्स की वैल्यू आप -1 लोगे तो भी एफ एक्स आपका सी मिलेगा। x की वैल्यू आप -2 लोगे तो भी आपका एफ एक्स सी मिलेगा। x की वैल्यू आप 1.5 लोगे तो भी एफ एक्स की वैल्यू सी मिलेगी। मतलब कोई भी नंबर डाल दो एफ एक्स तो सी ही रहेगा, वो हटने वाला नहीं है, वो फिक्स हो गया। मान लो कि ऐसे लिखा होता है एफ एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें x की वैल्यू आप डालते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? जब यहाँ x है ही नहीं तो x की वैल्यू 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी ले लो, एफ एक्स तो हमेशा 2 ही रहेगा। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू c है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, एफ एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो c ही रहेगा, है ना। तो वही बात है। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये आपका y है यानी एफ एक्स है, ये है ना, ये आपका y डैश है। क्या है? y डैश। तो उसने कह दिया कि एफ एक्स आपका c है, तो मान लो कि यहां पर आपका ये जो डिस्टेंस है, ये c है। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 निगेटिव में, है ना। और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। उसने कह दिया कि आप x की वैल्यू कुछ भी डालोगे हमेशा आपको एफ एक्स सी मिलेगा। मतलब ये अगर डिस्टेंस आपका c है ना, सपोज दैट ये आपका 4 है ना, ये आपका 4 है, तो आप कुछ भी डाल दो, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, हमेशा आपको एफ एक्स जो है वो c ही मिलेगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट जो होगा आपका वो 1, c होगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये 2, c होगा, ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3, c होगा। ये आप कुछ भी x डाल दो, इधर आप रखोगे तो ये -1c होगा, इधर रखोगे ये -2c होगा, कुछ भी आप x डाल दो, एफ एक्स तो हमेशा c ही रहेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, कांस्टेंट फंक्शन में जो ग्राफ होता है, ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, है ना। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन जो होता है वो x की वो वैल्यूज होती है जिसपे फंक्शन आपका डिफाइन हो। तो डोमेन में तो हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 डेसिमल कुछ भी डाल दो, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब ये होता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है। तो आप जब x की वैल्यू कुछ भी डालते हो तो एफ एक्स तो आपका c ही रहता है, तो इसका एक सिंगल एलिमेंट होगा c, है ना। तो उसका सेट बना देंगे तो इसका रेंज हो जाएगा c, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, है ना। चलिए, ये था आपका कांस्टेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपका आता है पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा था।
आपका एफ एक्स कुछ इस तरह से होगा, यही आपका वाई है, कुछ इस तरह से होगा, ए नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n, फिर a नॉट a1 a2 an आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। अब देखो पॉलिनॉमियल फंक्शन का कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है ना, जैसा पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा अलग अलग पॉलिनॉमियल फंक्शन के अलग अलग ग्राफ होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल जैसा बताया वैसा होता है, लेकिन पॉलिनॉमियल फंक्शन में जैसा पॉलिनॉमियल लोगे वैसे ही आपको फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इस पॉलिनॉमियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, देखो एक्स की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स आपको 1 मिलेगा। जब आप एक्स की वैल्यू 2 लोगे तो एफ एक्स आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू हम -1 लेंगे तो एफ एक्स हमें, देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। जब हम x की वैल्यू -2 लेंगे तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जब हम x की वैल्यू -3 लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। ऐसे डेसिमल वाले नंबर भी रख सकते हो आप, है ना। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 ये होगा। जब हमने x 1 लिया तो एफ एक्स हमें 1 मिला, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 1 लिया तो एफ एक्स हमें 1 मिला, ये मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स आपको 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो जब 0 लेंगे तो 0 मिलेगा, 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 लिया तो हमें 4 मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट मिलेगी। 1 लिया तो 1 मिलेगा, 2 लिया तो 4 मिलेगा, है ना। जब 3 लिया तो हमें 9 मिलेगा, यानी कि यहाँ कहीं। ऐसे जब हमने -1 जब हमने लिया -1 तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। जब हमने -2 लिया तो हमें क्या मिलेगा, -2 लिया तो हमें 4 मिलेगा, ये क्यों, क्योंकि भाई निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे -3 लिया तो हमें 9 मिलेगा। तो आप देखोगे कि ग्राफ आपका कुछ इस तरह बन रहा है, ऐसे। अच्छा अभी हमने पैराबोला के बारे में नहीं पढ़ा है, ये पैराबोला है ना, पैराबोला हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें कुछ इस तरह मिलेगा, है ना। तो जैसा हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा वैसा ही ग्राफ होगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगर इसके हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या होगा भाई, डोमेन में हम लोग कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में हम कोई भी नंबर डालें उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो भी एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। डेसिमल वाले हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब रेंज जो आएगा वो और पॉजिटिव आएगा, मतलब रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन पॉजिटिव वाले होंगे। तो ये इसका डोमेन और ये इसका रेंज हो गया इस वाले फंक्शन के लिए, है ना, इस वाले फंक्शन के लिए ये आपका डोमेन और रेंज हो गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहें फंक्शन के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस, नहीं, एफ फ्रॉम आर टू आर। क्यों, क्योंकि भाई ये रेंज नहीं होता है, रेंज आर प्लस है ना, ये तो कोडोमेन होता है। कोडोमेन तो वही होगा रियल नंबर, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब होंगे, तो कोडोमेन आपका ये होगा और डोमेन तो आपका ये है। तो इसको अगर हम फंक्शन के फॉर्म में शो करना चाहें तो ये फ्रॉम आर टू आर लिखेंगे, है ना, आर प्लस नहीं, आर प्लस तो इसका रेंज है, कोडोमेन तो आर ही होगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। आप डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन को लेके उनका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। एक्स की वैल्यू डालते जाएंगे, हमें एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। एक्स कामा वाई को हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है भाई? रैशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वही आपका रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? जो आपका एफ एक्स होगा ना, कुछ इस तरह से लिखा होगा, ऊपर एक फंक्शन होगा, नीचे भी एक फंक्शन होगा। कंडीशन ये होगी कि एच एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता, वैसे रैशनल नंबर का भी, रैशनल फंक्शन का भी कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता, है ना। वो तो अलग अलग फंक्शन आपके सामने आएंगे तो उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मान लो मैंने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12, ये ले लिया। ये एक रैशनल फंक्शन है। ये आपका जी एक्स हो गया, ये आपका एच एक्स हो गया। ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये आपका रैशनल फंक्शन है। ऐसे आप और ले सकते हो। मान लो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 10, ऐसे ले लिया। ये भी आपका एक रैशनल फंक्शन है। ये वाला जी एक्स हो गया, या वाला एच एक्स हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना इतना आसान काम नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है इसका ग्राफ खींचने की। हमें ज़रूरत भी नहीं है इनकी ग्राफ खींचने की। इन ऐसे फंक्शंस का ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू डालते जाओ, एफ एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, कोऑर्डिनेट बना लो, फिर उसका आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दिखा दो, है ना। वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। ऊपर एक फंक्शन होगा, नीचे दूसरा फंक्शन होगा, नीचे वाली फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वो है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये जीरो है बीच में ओरिजिन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है, लाइक हाइपरबोला। ऐसे आप इसको देखोगे ऐसे, तो ये हाइपरबोला जैसा दिख रहा है। तो पैराबोला हाइपरबोला हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इसका ये ग्राफ हो गया। यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर 1 2 3 4, इधर हो गया -1 -2 -3, इधर हो गया -1 -2 -3, ये हो गया। अब इस फंक्शन का ग्राफ तो हमने देख लिया। आप ग्राफ खींचना चाहो तो आप x की वैल्यू डालते जाओगे, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, आप उनको मिला दो, ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि x आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू जीरो डाल दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो एफ एक्स नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जीरो नहीं डालेंगे, है ना। ओके, अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन की, तो डोमेन में हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, मतलब x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। तो x की प्लेस पर जीरो को छोड़कर सारी वैल्यूज आप डाल दो। इसका मतलब इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा, बस उसमें से जीरो को हटा दो, यानी r एक्सेप्ट जीरो। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, रेंज यानी एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं आएगी, ये जीरो नहीं आएगी। आप एक्स की वैल्यू कितनी भी छोटी डाल दो, 0.000000001 डाल दो, तब भी ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका रेंज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो को छोड़कर। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। ये कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन है, तो इसके हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई रैशनल फंक्शन की। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। इनका हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फंक्शन का ग्राफ हम लोग इतनी आसानी से प्लॉट कर भी नहीं सकते, इनके लिए कंप्यूटर्स का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि अगर हम खींचना चाहें तो इसका ग्राफ खींच सकते हैं, एक्स की वैल्यू डालते हैं, जो एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो कोऑर्डिनेट इकट्ठा करके हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर आपका आता है मॉडुलस फंक्शन। पांचवें नंबर पर आता है मॉडुलस फंक्शन। ये क्या होता है? तो मॉडुलस की एक खासियत होती है कि कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई वैल्यू हो, उसको पॉजिटिव करके देता है। यानी कि ये होता है एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह मॉड एक्स। इसी को हम लोग y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है ना। अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं तो कुछ इस तरह लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, देखो जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हम इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो 0 होगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी डाल दो ये हमेशा हमें पॉजिटिव ही देगा, मतलब x ही देगा। लेकिन जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, यानी कि जब निगेटिव लेते हैं तो हमें ये -x देता है। ये -x क्यों लगाया पता है? मॉड की जो खासियत होती है वो होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स, ठीक है ना। अब मैंने अगर यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिया तो f2 मुझे क्या मिलेगा? f2 मुझे 2 मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू -2 डाल दिया इसमें तो ये क्या होगा? -2, और यहाँ पर आ जाएगा -2। ये क्या करेगा? ये मॉड जब हटता है ना तो एक नेगेटिव और दे देता है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका +2। क्या हो जाएगा भाई? +2। मतलब ये जब x की वैल्यू जब लेस देन 0, मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो x तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये आगे क्या कर देगा? एक माइनस और दे देगा, तो ये टोटल क्वांटिटी जो टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक नेगेटिव अपनी तरफ से दे देता है, जब हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो एक नेगेटिव आगे से दे देता है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर हम यहां पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, तो एफ एक्स तो 0 हो गया। जब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं 1, जब हमने x की वैल्यू 1 लिया इसका मतलब ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू लिया, तो 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा। जब x की वैल्यू हमने 2 लिया तो एफ एक्स हमें 2 मिलेगा। जब हम x की वैल्यू -1 लेते हैं, -1, तो जैसे -1 की बात हुई तो x लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर की बात हो रही है, तो आप यहां पर रखोगे तो एक माइनस पहले से है, यहां पर -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो एफ एक्स आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही x की वैल्यू जब हम -2 लेंगे तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस तो आगे लगेगा ही, दूसरा आपको माइनस नंबर में है तो दोनों मिलके आपका पॉजिटिव कर देंगे। अगर हम x की वैल्यू -3 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हमें +3 मिलेगी। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है ना। जब हमने 0 लिया तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 लिया तो 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 2 लिया तो 2 मिलेगा यहाँ पर, 3 लिया तो 3 मिलेगा यहाँ पर। ऐसे ही जब -1 लिया तो हमें 1 मिलेगा, तो -1 लिया तो हमें 1 मिलेगा यहाँ पर, -2 लिया तो हमें 2 मिलेगा यहाँ पर, -3 लिया तो हमें 3 मिलेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर पे पॉजिटिव दे रहा, नेगेटिव पर भी ये पॉजिटिव देगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है ना। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन मतलब एक्स के प्लेस पर आप कोई वैल्यू डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कुछ भी डाल सकते हो, तो डोमेन तो इसका रेंज रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज की, तो रेंज में हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू डालो, पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव कर देगा। मतलब रियल नंबर्स तो हमें मिलेंगे लेकिन कौन से? पॉजिटिव वाले मिलेंगे। तो रेंज इसका हो जाएगा R+।
इसको अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर, आर प्लस नहीं, आर टू आर, मतलब डोमेन इसका रियल नंबर होगा, को डोमेन इसका रियल नंबर होगा। हाँ, रेंज भले ही पॉजिटिव रियल नंबर्स मिले, लेकिन को डोमेन इसका रियल नंबर होगा। ठीक है, रेंज आर प्लस हो सकता है, को डोमेन तो रियल नंबर ही रहेगा। ये हो गई बात मॉडुलस फंक्शन की। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बात और आपको बता दूं, मॉड वाले जो फंक्शन होते हैं उनको ब्रेक कैसे किया जाता है ये भी आप देख लो, है ना। इसको हटा देता हूं। देखो, सपोज दैट आपको एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, ये दिया गया, ठीक है ना। तो एक चीज आप जान लो कि ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा पॉजिटिव देगी। इसका मतलब कि जो मॉड के अंदर वैल्यू है उसको आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखोगे। ये या तो 0 हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मॉड की खासियत है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अब यहां से अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 मिलेगी, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगी तो फंक्शन तो बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन -2 होगी तब एक नेगेटिव आगे से लग जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे इसका किया था सेम वैसे ही। हाँ, हमें ब्रेकिंग पॉइंट पता करना है तो ब्रेकिंग पॉइंट -2 होगा। इसमें तो केवल x था तो ब्रेकिंग पॉइंट 0 था, इसमें -2 है। ऐसे अगर x प्लस 3 होता तो x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 मिलता। अगर x -2 हो, मान लो सपोज दैट मॉड में x -2 हो, तो x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमें ब्रेकिंग पॉइंट 2 मिलेगा, है ना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसको क्यों बता रहा हूं, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ सकती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक चीज और जान लो, अगर इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो क्या होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। देखो क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 थी, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 थी, तो x की जो ब्रेकिंग पॉइंट होती है ना उसी पे इसकी नोज होती है। इसको नोज कहते हैं। ये जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है ये नोज है, नाक है ना। तो इसकी जो नोज थी वो किस पर थी, 0 पर थी। जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट है उसी पर इसका नोज बनेगा। तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, -2, तो इसकी नोज कुछ इस तरह बनेगी, यानी -2 पर रहेगी। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, है ना। ये जरूरी था आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे आपका आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह होता है कि एफ एक्स इक्वल टू होता है मॉड x अपॉन x 0। यहां पर होता है x नॉट इक्वल टू 0, यहां पर होता है x इक्वल टू 0। ये आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर इसको हम ब्रेक करें तो कैसे करेंगे। देखो, हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो क्या आएगा। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे तो ऊपर भी x नीचे भी x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कब, जब x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो उसने कह दिया 0 लेने पर 0 ही होगा। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तो ये x आपका नेगेटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाई x, यानी कि ये आ जाएगा -1। तो ओवरऑल आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है, ये 1, ये 0, ये -1। इसी को उन्होंने सिग्नम फंक्शन बोला है। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें हम, ग्राफ कैसा होगा। देखो, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया। ज़्यादा पॉइंट्स रखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 0 पर तो ये 0 है, 0 पर तो 0 है। x की वैल्यू अगर 0 तो f(x) की वैल्यू 0।
लेकिन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी लोगे जब आप, यानी पॉजिटिव नंबर्स लोगे, तो fx क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यानी कि जब 0 से बड़ी नंबर आएगी तो fx आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 से छोटी होगी, तो आपका fx -1 हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान रखना, यहां पर एक ओपन सर्कल बना देंगे ऐसे, है ना, यहां पर एक सर्कल बना देंगे ऐसे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये 0 पर 0 है, 0 पर 0 है। लेकिन जैसे 0 से बड़ी वैल्यू लोगे आपको क्या मिलेगा, आपको हर एक पॉइंट पर 1 मिलेगा। तो 0 से बड़ी वैल्यू हमने 1 लिया तो 1 पर 1 होगा, 2 पर भी 1 होगा, 3 पर भी 1 होगा, 4 पर भी 1 होगा, 5 पर भी 1 होगा। ऐसे ही -1 पर 1 होगा, -1 होगा, -2 पर भी -1 होगा, -3 पर भी -1 होगा। 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 0 तो 0 पर ही है ना, 0 पर ही 0 है। 0 से बड़ी नंबर्स पर 1 मिलेगा। तो यहां पर एक सर्कल बना देंगे, है ना, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, तो डोमेन क्या होगा भाई, तो डोमेन में तो हम ऑल रियल नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, है ना, डोमेन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की, तो रेंज में आप क्या देख रहे हो, कुछ भी वैल्यू डाल दो, या तो -1 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा। इनके अलावा रेंज और कुछ भी नहीं होगा। 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, 4 पर 1 है, 5 पर 1 है, 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, बाकी नंबर्स पर 1 है, 0 पर 0 है, बाकी नेगेटिव नंबर्स पर -1 है, ठीक है। तो इसका डोमेन हो गया या इसका रेंज हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सिग्नम फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर आपका आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में GIF यानी कि गिफ भी पढ़ते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। fx जो होता है आपका, fx जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको आप बॉक्स x या ब्रैकेट x भी पढ़ सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट x, है ना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, कैसा होगा, या तो x से छोटा होगा या तो x से बड़ा होगा। यानी ये जो अंदर लिखा गया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, या तो यही हो सकता है या तो इससे छोटा हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट आपने x की वैल्यू ले लिया 1.4, तो fx क्या होना चाहिए, तो x की प्लेस पर आप 1.4 रखोगे, क्या हो जाएगा, यहां पर 1.4 रख दिया। अब आपको यह देखना है, पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं। तो 1.4 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा ही होगा, है ना। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी या वो इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 1.4 मिलेगी, या तो यही नंबर हो सकता है या तो इससे छोटा इंटीजर हो सकता है ना। तो इंटीजर तो है नहीं, तो इससे छोटा कौन होगा, 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आपको क्या देखना है, आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये जो इंटीजर है या नहीं है। अगर ये इंटीजर है तो ठीक है, वहां से शुरुआत करेंगे। अगर ये इंटीजर नहीं है तो उससे छोटी वैल्यू ले लो आप, है ना। ये इंटीजर है तो क्या लिखा है, इंटीजर लेस देन, है ना, इंटीजर लेस देन। तो या तो ये इंटीजर अगर होता तो शुरुआत 1.4 से होती, ये 1.4 इंटीजर है नहीं तो इससे छोटा इंटीजर ले लो, लेस देन, है ना, ले लिया। अब इनमें देखना है कि कौन ग्रेटेस्ट है, कौन बड़ा है। पहले तो हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिया था इनके आसपास के, इससे लेकर छोटे जितने भी इंटीजर थे उनको लिख दिया। अब इनमें बड़ा से बड़ा इंटीजर कौन है, तो अगर इनमें देखें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक और लेता हूं, अगर हमने x की वैल्यू ले लिया 2.8, तो क्या होगा, 2.8 हो गया। अब आपको यह देखना है कि इससे
छोटा इंटीजर कौन कौन सा है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर तो है नहीं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, वो भी लेस देन आर इक्वल टू 2.8। तो 2.8 तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इनमें देखना ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट आपका 2 है, बड़ा से बड़ा 2 है, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है ना। चलो, आपने x की वैल्यू ले लिया -2.4, तो क्या होगा, -2.4 हो गया। क्या हो जाएगा, देखो, इसका मतलब है कि इंटीजर तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू -2.4। अब -2.4 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो इससे छोटा इंटीजर आपका -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, ये सब छोटे हैं। अब आपको ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है, तो इनमें से बड़ा आपका -3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। बात समझ में आ रही है। तो जो भी बॉक्स के अंदर नंबर लिखा होगा, जो भी वैल्यू लिखी होगी, उसको हम लोग उसके बराबर या उससे छोटे जितने भी इंटीजर उनको ले लेंगे, और हमें यह देखना है कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। देखो भाई, ध्यान रखना, अगर डेसिमल में लिखा गया है तो वो तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा इंटीजर आपको लेना पड़ेगा। उससे छोटे जितने भी इंटीजर उनको ले लो, फिर उनमें जो बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सपोज दैट, मान लो मैंने ले लिया x इक्वल टू 4, तो f4 क्या होगा। अब आपको क्या करना है, आपको वो इंटीजर लेने हैं जो या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो 4 तो एक इंटीजर है, तो 4 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर -1, ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा। इनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, तो आपका इनमें सबसे बड़ा इंटीजर 4 है, तो इसका आंसर हो गया 4। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए इसने लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो होगा लेस देन, या तो इससे छोटा होगा या तो इसके बराबर होगा। तो यहां देखो, इसके बराबर ही आ गया, x की वैल्यू हमने 4 लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 1.4 लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया था, 2.8 पर 2 आया, -2.4 पर -3 आया, है ना। तो हो सकता है कि वही इंटीजर आ जाए या फिर उससे छोटा आ जाए। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले लिया, तो fx क्या मिलेगा, 0। fx क्या मिलेगा, 0। भाई, इसके अंदर जो इंटीजर है या तो वही दे देगा आंसर, या तो उससे छोटा इंटीजर देगा, ऐसे समझो। अगर मैंने x की वैल्यू ले लिया, कितना, x की वैल्यू मैंने ले लिया -1.2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, या तो यही इंटीजर हो जाएगा या तो इससे छोटा इंटीजर। तो -1.2 तो इंटीजर है नहीं, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, तो इससे छोटा इंटीजर -2 हो जाएगा, तो इसका आंसर -2 हो गया। ठीक है ना। अब आओ इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, बड़े ध्यान से समझना, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है ना। ये आपका 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, थोड़ा नीचे और कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा आपका -3। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है ना। देखो, 0 से लेकर कहाँ तक, 0.9 तक, 0 से लेकर 0.9 तक, तो आंसर 0 ही रहेगा। इसके अंदर 0 डालोगे 0 मिलेगा, 0.1 डालोगे तब भी 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि या तो वही इंटीजर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो 0.1 अगर इसमें डालेंगे तो 0.1 तो इंटीजर है नहीं, उससे छोटा इंटीजर कौन होगा, 0 होगा। तो 0 से लेकर 0.9 तक आपको एक ही आंसर मिलेगा, fx की वैल्यू केवल 0 मिलेगी। तो यहां से लेकर यहां तक तो 0 है, लेकिन जैसे 1 डालोगे इसके अंदर आपको आंसर 1 मिलेगा, तो 1 पर आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है ना। 0 से लेकर 0.9 तक तो 0 रहेगा, लेकिन जैसे 1 डालोगे 1 मिल जाएगा। अब इस 1 से लेकर 1.9 तक आपका आंसर 1 रहेगा। 1 से लेकर 1.9 तक, यहां 0 मिल रहा था, यहां क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे इसके अंदर 2 डालोगे आपको आंसर 2 मिल जाएगा यहां पर। इसीलिए यहां पर ओपन सर्कल बना दिया। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 नहीं हो सकता,
यहाँ से 1 से लेकर 1.9 तक तो 1 ही होगा ना, 2 नहीं हो सकता। लेकिन जैसे 2 डालोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। और 2 से लेकर 2 पॉइंट कहाँ तक, 2 से लेकर 2.9 तक आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 से लेकर 2.9 तक आपको 2 मिलेगा। लेकिन जैसे 3 आएगा आपका आंसर अब 3 हो जाएगा, है ना। जैसे 3 आएगा तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ऐसे ही आगे चलेगा, 3 से लेकर 3.9 तक 3 रहेगा, लेकिन जैसे 4 आएगा तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो इधर ग्राफ कुछ इस तरह से सीढ़ी के जैसा बनेगा। अब इधर आ जाओ, 0 से लेकर -0.9 तक, 0 से लेकर -0.9 तक आपका एक ही आंसर होगा -1, एक ही आंसर -1 मिलेगा। इसका मतलब कि 0 से लेकर -0.9 तक हमें क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, -1 मिलेगा। ध्यान रखना 0 पर तो 0 है ना, तो यहां पर एक ओपन सर्कल बना देंगे। अब -1 to -1.9, -1 से लेकर -1.9 तक आपको क्या आंसर मिलेगा, -2 मिलेगा। इसके अंदर अगर हम -1.2 डाल दें तो -1.2 से छोटा इंटीजर कौन होगा, -1.2 से छोटा इंटीजर -2 होगा। 1.3 डाल दो, -1.3 डालोगे तब भी -2 मिलेगा। तो -1 से लेकर -1.9 तक आपको क्या मिलेगा, आपको -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। लेकिन जैसे -1 पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको -1 पर तो -1 ही मिलेगा, है ना। इस तरह से ऐसे ही -2 से लेकर -2.9 तक आपको एक ही आंसर मिलेगा, -3। क्या मिलेगा, -3। तो -2 से लेकर -2.9 तक आपको एक ही आंसर मिलेगा, -3। क्या मिलेगा, -3। लेकिन जैसे ही -2 की बात आएगी तो आंसर आपको -2 मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता हुआ जाता है, ऐसे सीढ़ी के जैसा, है ना। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक लाइन में अगर बोले तो इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आप डालोगे, या तो अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो उससे छोटा इंटीजर जो होता है, उससे जस्ट छोटा जो होता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है। अब अगर इसकी हम डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन में देखो, डोमेन अगर इसके डोमेन की बात करें तो एक्स की प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, कुछ भी रख सकते हो, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या हो रहा है कि आप इसके अंदर जो भी डालोगे ना, ये हमेशा आपको इंटीजर बना के देगा, या तो पॉजिटिव वाला इंटीजर दे देगा या तो नेगेटिव वाला इंटीजर दे देगा, लेकिन देगा इंटीजर ही। तो रेंज इसका हो जाएगा इंटीजर। क्या हो जाएगा, इंटीजर, ठीक है ना। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको अगर हम फंक्शन के फॉर्म में शो करना चाहें तो लिख सकते हैं f फ्रॉम R to R, है ना। कोडोमेन तो इसका रियल नंबर होगा, कोडोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज की जब बात आएगी तो रेंज आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ स्पेशल रियल फंक्शन थे जिनका हमने मतलब भी समझ लिया और उनका ग्राफ भी हमने प्लॉट कर लिया, है ना। तो कुछ और फंक्शन बच रहे हैं, जैसे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो छूट गया है वो हमको आगे मिलने वाला है, जितना था उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।